नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में आज की बड़ी खबरें और खबरों के लेंस से उनका विश्लेषण करने के लिए आज हम हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के छोटे से दौरे पर आए। योगी आदित्यनाथ अक्सर अयोध्या आते रहते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अयोध्या सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा बेहद विशेष हो जाता है। योगी ने आज अयोध्या के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी मंदिर गए, राम मंदिर निर्माण से जुड़े महंत नृत्य गोपाल दास समेत कई साधु संतों से मिले। बीजेपी की राजनीति के लिए अयोध्या हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, लेकिन राम मंदिर का वादा पूरा करने के बावजूद बीजेपी कोई चांस इस बार नहीं ले रही है। तो आइए इस रिपोर्ट से हम यही समझने की करते हैं कोशिश। अयोध्या के जिस राम मंदिर अभियान ने बीजेपी की राजनीति को तेज कर दिया, तप दिया, ताप दिया, उस राम मंदिर निर्माण के शुरू होने के असर को पहले चुनावी नतीजे में 2022 में उत्तर प्रदेश महसूस करेगा। इसीलिए अयोध्या यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने से पहले ही सियासी चर्चा में है। तो बीजेपी का दावा मजबूत रखने के लिए रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर रामलला के दरबार पहुंचे थे। योगी का अयोध्या आना कोई अचरज की बात नहीं, राम मंदिर निर्माण की प्रगति को परखना भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक अयोध्या को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने का दांव चल रहे हैं, तो अयोध्या की अपनी राजनीतिक जमीन पर पकड़ बनाए रखना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। लगातार योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद आते रहे हैं और वर्चुअल माध्यम से लगातार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं, अयोध्या के परियोजनाएं जो हैं उनको लाते रहे हैं। कई, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं सूरजकुंड पे अयोध्या के, ये भी इसी एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसके लिए एक अमाउंट दिया जा चुका है। तो सीएम योगी ने भले ही आज कुछ ना बोला हो, राजनीतिक विषयों को ना छुआ हो, पर उनका ये दौरा अयोध्या के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए जो विपक्ष में बैठी हैं और अयोध्या को एक चुनावी मसला बना रही हैं, उनके लिए कड़ा और खरा संदेश लेकर आया है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद से बीजेपी ने अयोध्या को सिर्फ आस्था के मॉडल की तरह ही नहीं, बल्कि विकास के मॉडल की तरह सामने रखने की कोशिश की है। रविवार को योगी आदित्यनाथ आए तो रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने, उससे पहले हनुमानगढ़ी में मत्था टेका और उससे भी पहले उस निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंचे जो राजा रामचंद्र के पिता राजर्षि दशरथ के नाम पर बन रहा है। अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहां पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अयोध्या में एक ओर भव्यतम राम मंदिर बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर जारी हैं, तो दूसरी ओर अयोध्या में विकास का खाका तैयार किया जा रहा है, जो अगले 100 साल की जरूरत के मद्देनजर तैयार हो रहा है। नई अयोध्या 1100 एकड़ में बनाने की तैयारियां हैं और 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। अयोध्या के संपूर्ण विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट की सेवाएं यूपी सरकार ले रही है, जिसने 27 प्रोजेक्ट की सूची डेवलपमेंट प्लान के तहत राज्य सरकार को सौंपी है। अयोध्या को उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करने की दिशा में कामकाज चल रहा है, जहां से विकास और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर पूरे प्रदेश को एक संदेश दिया जा सके। यानी आजादी के बाद 69 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज और शेष हम लोगों ने पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 32 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग वर्तमान में प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद 16 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है।
न प्राइवेट में न गवर्नमेंट में। उसके लिए भी हम लोग एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के वहां पर मेडिकल कॉलेज यानी पीपीपी मोड में हम वहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपनी एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। अयोध्या को विकास के मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश के सामने रखना बीजेपी के लिए जितना जरूरी है उतनी मजबूरी भी है। 23 जुलाई को जब बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की और राम मंदिर निर्माण पर ऐसा दावा कर दिया जिसे बीजेपी कभी पचा नहीं सकती। और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहाँ पर भव्य मंदिर जो बनने का काम। जिस तरीके से ये चल रहे हैं लोग, जब इनकी नीयत नहीं है तो ये कार्य भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। बीएसपी से पहले पिछले साल दिसंबर में ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या में खुद को राम भक्त बता ही चुके हैं। हम सब भगवानों को मानते हैं। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं हम सब भगवानों को मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, समाजवादी पार्टी आंदोलन में तो ये किसान नहीं है। क्या भगवान राम हम समाजवादियों के नहीं? क्या भगवान विष्णु हमारे नहीं? और पारिजात पेड़ के बारे में बताओ अयोध्या में पहले पारिजात का पेड़ किस पार्टी ने लगाया? न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो, हर किसी के लिए अब राम नगरी अयोध्या जरूरी सी हो गई है, धार्मिक सी हो गई है। एक समय था जब भाजपा ही केवल राम मंदिर की बात करती थी, पर अब हर राजनीतिक पार्टी इसकी बात कर रही है। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन जब से शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और यूपी चुनाव लगभग 6 से 8 महीना दूर हैं, तो हर कोई राम का नाम जप रहा है। अयोध्या ने देश की राजनीति को बदला है, लेकिन अब जब अयोध्या बदल रही है तो देश की राजनीति उसके हिसाब से खुद को बदल रही है। अयोध्या बीजेपी के लिए यूपी चुनाव में एडवांटेज तो है, लेकिन सियासी समीकरणों का पक्का फॉर्मूला नहीं है। हाल ही में पंचायत चुनाव में अयोध्या से बीजेपी को बहुत सुखद एहसास नहीं हुआ है। इसीलिए अयोध्या में राम भक्तों से हुआ वादा पूरा करने के बावजूद बीजेपी हाथ पर हाथ रखे बैठ नहीं सकती। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। 2022 के चुनाव के लिए अयोध्या को लेकर राजनीतिक तापमान काफी गर्म है और ऐसे में बीजेपी का दांव खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने का हो सकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को अपनी पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी में जरूर रखा, लेकिन उनकी राजनीतिक कर्मभूमि गोरखपुर ही है। आज भी अयोध्या आने से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए थे, वहां वो गोरक्षनाथ पीठ के प्रमुख भी हैं। जाहिर है अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के लड़ने का दांव बीजेपी का एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। योगी आदित्यनाथ खुद सन्यासी, उन्हें साधु संतों का समर्थन हमेशा से हासिल रहा है, लेकिन अब जबकि उत्तर प्रदेश का चुनाव कुछ महीने ही रह गया है, तो अयोध्या के संत समाज से योगी की इन मुलाकातों के राजनीतिक मायने भी, क्योंकि अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि 2022 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे तो योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी की ओर से कोई संकेत नहीं दिया गया, लेकिन सुगबुगाहट ऐसी है कि खुद अयोध्या में मौजूदा बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता राजी खुशी योगी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महतों के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ऐसा उनका यदि कोई निर्णय है। लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, और निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रसन्नता के गौरव की बात है। योगी अभी उत्तर प्रदेश के एमएलसी हैं और उससे पहले बतौर सांसद गोरखपुर को ही उन्होंने हमेशा अपनी कर्मभूमि बनाया। 2017 की चुनावी जीत के बाद जब योगी को कमान दी गई तो उन्होंने विधानसभा की किसी सीट को अपने नाम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब 5 साल बाद यूपी में चुनाव होंगे तो राजनीतिक संदेश देने के लिए योगी के खुद विधानसभा चुनाव में उतरने के सियासी गुड़ाभाग हो रहे हैं। विपक्ष योगी के कदम पर निगाहें गड़ाए बैठा है। कोई
फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र है, कोई कहीं से लड़े, ये कोई मुद्दा ही नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं, एक काम बताइए, 4.5 साल पूरे हो गए जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों योगी जी ने किया हो। केवल जो समाजवादी पार्टी के समय काम हुए थे, अखिलेश यादव जी के समय काम हुए थे, उन्हीं कामों पे अपना पत्थर लगा रहे हैं। अयोध्या के जो विधायक योगी जी को अपनी सीट से लड़वाना चाहते हैं, उन्हें बताना होगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। ये सिर्फ बात बहादुरी से काम नहीं चलेगा। आदरणीय योगी जी, ये हेडलाइन मैनेजमेंट का काम अब आप ही नहीं, आपके विधायक भी कर रहे हैं। चाटुकारिता बंद करें, ये विधायक आपकी अपने क्षेत्र में काम करें तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी अपने यूपी के कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कौसाम्बी की सिराथू और डॉक्टर दिनेश शर्मा को लखनऊ पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड में किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये तीनों नेता भी मुख्यमंत्री की तरह विधान परिषद के सदस्य हैं। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब मोदी के नाम के साथ साथ योगी सरकार के काम को भी गिनाना होगा। यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं का खुद चुनावी रणभूमि में उतरना इसके लिए जरूरी रणनीति हो सकती है। योगी खुद अगर अयोध्या से चुनाव लड़े तो ये एक साथ कई चुनावी निशाने साधेगा। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जैसे अयोध्या नेताओं की पहली पसंद बन गई है और वैसे ही ब्राह्मण वोटों पर कब्जे की जंग अभी से शुरू हो चुकी। बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला कर लिया। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की। इन नेताओं ने अखिलेश यादव को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। तो ऐसे में योगी सरकार में राजपूत बनाम ब्राह्मण के विपक्ष के नैरेटिव के मद्देनजर ये काफी महत्वपूर्ण है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या से शुरू किया, लेकिन समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन बलिया से शुरू होगा। तो ब्राह्मण वोटों की राजनीति क्यों बढ़ी है, इसे जरा आंकड़ों की दृष्टि से हम देख लेते हैं। आइए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्लस को 72% ब्राह्मणों ने वोट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 5% ब्राह्मण वोट मिले। कांग्रेस को 11% ब्राह्मणों ने वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 82% ब्राह्मणों ने वोट दिया, लेकिन बीएसपी एसपी गठबंधन और कांग्रेस के 6% ब्राह्मण वोट इनके हिस्से में आए। 2017 की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 80% ब्राह्मणों ने वोट दिया। बीजेपी के टिकट पर 58 ब्राह्मण जीत कर भी आए, जबकि 2012 विधानसभा के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस समय बीजेपी को सिर्फ 38% ब्राह्मण के वोट मिले थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 40% ब्राह्मणों के वोट मिले थे। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ का एक बेहद सफल प्रयोग भी किया था। तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, ब्राह्मणों के वोट बैंक की बात हो गई। अब रुख राजस्थान का। अब बात राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच तकरार को सुलझाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने एक और पहल की और इसी हफ्ते गहलोत मंत्रिमंडल में पायलट समर्थकों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व इस बार सफल हो पाएगा या नहीं, इस पर संदेह है। में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस में सबके एकजुट होने का ऐलान किया। तो क्या मान लें कि राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक ठाक है? कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका है। और दूसरा, हर
जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, सबने आला कमान के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया। दिल्ली से आए कांग्रेस नेताओं के दावे के बावजूद राजस्थान कांग्रेस की खींचतान क्या है, इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के दफ्तर में पार्टी के विधायकों से मिलने जब अजय माकन और केसी वेणुगोपाल पहुंचे तो बाहर सचिन पायलट समर्थक अपना दम दिखा रहे थे। कहने को तो पायलट ने अपने निजी सचिव को भेजकर नारा लगा रहे समर्थकों को शांत कराया, लेकिन पंजाब की तरह न्याय की मांग राजस्थान में भी पायलट समर्थक करने लगे हैं। जिस तरह से पूरे देश में फैसले हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, असम में हुए हैं, उत्तराखंड में हुआ है, और धीरे धीरे कैसे पार्टी आगे जाए, कैसे युवाओं को और ज्यादा भागीदारी मिले, इसको लेकर जो हमारा नेतृत्व काम कर रहा है, उस पर मुझे लगता है कि अब समय है उन बातों को सुनने का, उन बातों पर फैसला लेने का। उत्तराखंड और असम में जिस तरह से आलाकमान ने जो फैसले किए और जिस तरह से सभी स्टेट्स में उन लोगों को जो उनका फैसला था वो सर्वमान्य है, और अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आलाकमान के फैसले हमें मंजूर है, तो निश्चित तौर पर आलाकमान ने हमेशा से सही फैसले किए और हमें पूरा भरोसा है। पायलट समर्थकों की आस लंबे समय से पूरी नहीं हुई है और पंजाब फॉर्मूला राजस्थान में लागू करना आसान भी नहीं। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि गांधी परिवार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, मगर न राजस्थान पंजाब है, न गहलोत अमरिंदर सिंह है। आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुलह के फॉर्मूले के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार कल के बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के संगठन महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से कहा है कि मैं सोनिया गांधी से बात कर लूंगा। हालांकि देर रात मीडिया में यह खबर दी गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने पूरा फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का झगड़ा सुलझाने के लिए प्रभारी अजय माकन 1.25 साल में कम से कम 6 बार जयपुर आ चुके हैं। 2020 में 30 अगस्त, 11 सितंबर और 24 सितंबर को अजय माकन राजस्थान आए थे। 2021 में 21 अप्रैल, 7 जुलाई और अब 24 जुलाई को माकन राजस्थान पहुंचे। हर बार सब ठीक ठाक हो जाने का ऐलान करके अजय माकन वापस दिल्ली जाते रहे, लेकिन अब तक मामला शांत नहीं हुआ है। सचिन पायलट दिल्ली में भी माकन और वेणुगोपाल से 3 बार मिल चुके हैं। देखिए, जहाँ तक पार्टी की बातें हैं, पार्टी की चर्चाएं हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करते हैं, और मुझे लगता है अजय माकन जी ने बड़ा विस्तार से आज पीसीसी में अपनी बात को रखा है। मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई आवश्यकता है मुझे उस पर कुछ कहने की। वैसे अब की बार जब अजय माकन और वेणुगोपाल शनिवार को राजस्थान आए तो डिनर पर उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब की बार कहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार का फैसला सोनिया गांधी को करना है। सोनिया गांधी जो फैसला करेंगी उसके लिए वो तैयार हैं। इसी बीच 28 जुलाई को ही मंत्रिमंडल विस्तार कर पायलट समर्थकों को जगह देने की अटकलें हैं। अजय माकन 28 और 29 जुलाई को फिर जयपुर में रहेंगे। मैं 28 और 29 तारीख को 2 दिन के लिए राजस्थान में मैं फिर खुद आ रहा हूं, और हम लोग कांग्रेस विधायकों से मैं यहां पर आकर के एक एक करके सबसे अलग बात करके जिला और ब्लॉक के बारे में उनसे मंत्रणा करूंगा। हालांकि असली लड़ाई कुछ पायलट समर्थकों को गहलोत कैबिनेट में शामिल करने और अहम पदों पर काबिज करने भर की नहीं है। असली मुद्दा राजस्थान की राजनीति में पायलट का रोल है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान कांग्रेस में कलह को खत्म करने के लिए सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सचिन पायलट गुट के 5 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट की भूमिका इसके बाद क्या होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है वह चाहते हैं कि सचिन पायलट की विदाई हो राजस्थान से, जबकि सचिन पायलट राजस्थान में रहकर राजनीति करना चाहते हैं। हम आपके लिए आज तक की अफगान सीरीज की 4थी किश्त लेकर आए, जिसमें अफगानिस्तानी मेहमान नवाजी की खुशबू है। अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर तालिबान दोबारा अपना कब्जा जमा चुका है। कई बड़े हाईवेज और सैन्य ठिकाने अब तालिबान के कब्जे में हैं। अफगानिस्तान के 3.25 करोड़ लोगों को नहीं पता कि उनका भविष्य क्या होगा। जिस तरह ये बात सच है कि तालिबान ने दुनिया भर में अफगानिस्तान की पहचान को गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता आज भी अपनी पहचान को कायम रखने में सफल रही है। अफगानिस्तान मेहमानों की मेजबानी के लिए मशहूर है, तो आज तक की टीम को काबुल में अफगानियों की मेहमान नवाजी का जो अनुभव प्राप्त हुआ वो बेहद खास था।
बम धमाके, शहरों पर मिसाइलों से हमले। 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान हिंसा के दौर में पहुंच चुका है। दरअसल अफगानिस्तान पूरी तरह से जंग के मैदान में बदल चुका है। हम इस वक्त काबुल में जरूर है, यहाँ जनजीवन आम सा दिख रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस मुल्क का अधिकतर हिस्सा तालिबान के कब्जे में है। तालिबान इस देश को अपने कब्जे में लेने के लिए फटफटा रहा है। भले ही आज अफगानिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल हो, लेकिन यहाँ की मेहमान नवाजी हमेशा से ही खास रही। आज भी अफगानिस्तान के लोग खुले दिल से मेहमानों का स्वागत करते हैं। जब भी कोई मेहमान इनको आता है, उसकी खातिरदारी करना, उसकी मेहमान नवाजी करना, ये आपके कल्चर का एक हिस्सा है। तो बाकी जगहों पे दुनिया में हम ये नहीं देखते हैं, मेहमान आया और गया, वो उसमें ज्यादा ये चीज नहीं दिखती। ये चीज क्या है? ये परंपरा यहाँ की है, यहाँ के खून में है। यहाँ के खून में बोल सकते हैं कि होता है। ये बहुत इंटरेस्ट है अफगान लोगों का कि मेहमान नवाजी और मेहमान को बहुत कदर करते हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वानी को अफगानिस्तान का स्वाद चखने का मौका मिला और वो काबुल में एक ट्रेडिशनल दावत में पहुंचे, जहां अफगानिस्तान के खाने की खुशबू महक रही थी। आप यहाँ अफगानिस्तान में किस तरह के पकवान बनते हैं जब लोग मेहमानों को बुलाते हैं, जब दावत देते हैं या जब शादी ब्याह होता है? किस किस तरह के खाने होते हैं और खानों की जो फहरिस्त होती है वो कैसी होती है? इधर पकाना पकते दो किस्म का चावल, एक उज़्बेकी चावल कहते हैं इसको, एक बोलता है साफकी, एक गोश्त में पकता है और दूसरा जो है बगैर गोश्त का पकता है। तो सबसे ज्यादा लोग जो है ए वाला जो गोश्त में पकता है ये ज्यादा पसंद करते हैं और हम ज्यादा पकाते हैं। और दूसरा वाला जो है जो गरीब लोग होते हैं वो गोश्त ज्यादा नहीं डाल सकते, फिर वो सादा पकाते हैं। बाकी इधर कबाब ज्यादा चलते हैं, रोस्ट चलते हैं और खुरमा भी होता है। एक को कहते हैं दुप्याजा वो होता है, ये ज्यादा चलते हैं यहाँ पे। तो और किस्म किस्म का खाना होता है। कई लोग मसालेदार खाना पसंद करते हैं, कई लोग बगैर मसाले का पसंद करते हैं। जनस भाई, आप क्या पका रहे हैं इस वक्त यहाँ इस दावत में? हम इसमें दावत में बामिया पकता है कि ये लोग फरमाइश करता है कि बामिया पकाओ। हम लोगों ने बामिया पकाए लिए। इसको किसके साथ परोसेंगे, नान के साथ या फिर चावल के साथ? ये नान के साथ कर रहा है, खुरमा है इसलिए, तो खुरमे क्योंकि जैसा है ये नान के साथ। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह निर्यात पर टिकी हुई है, खासकर फल और ड्राई फ्रूट्स, जिसके बिना न अफगानिस्तान के लोगों का खाना पूरा होता है, न मेहमान नवाजी की रस्म। अफगानिस्तान भले ही दुनिया में जंग और लड़ाई के कारण मशहूर हो, लेकिन अफगानिस्तान में कहीं न कहीं जो यहाँ की परंपराएं हैं वो भी काफी अनोखी और दिलचस्प है। उनमें से एक परंपरा यहाँ की मेहमान नवाजी है। दरअसल अफगानिस्तान को मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। हम इस वक्त एक जगह पर बैठे हैं जहाँ पर कई सारे अफगानी दोस्त जो हैं आपस में एक पार्टी के लिए बैठे हैं, जिसको हम दावत कहते हैं यहाँ पर आम लोग से। ये दावत क्या होती है और किस तरह से इसका आयोजन अफगानिस्तान के लोग करते हैं? ये जो दावत होती है अफगानिस्तान की बहुत मशहूर है दुनिया भर में। इसमें खास क्या है? इसमें हाँ, इसमें खास पहले सबसे पहले तो गैदरिंग है, एंड द गैदरिंग दे लाइक यूज द फूड, फ्रूट, डिशेस अलग अलग जो होती है। हाँ, डिश बहुत अलग अलग से होते हैं। मोस्टली डिश जो होते हैं वो नॉनवेज होती है। और आफ्टर the meal, the fruit is also common, yeah, by the people exactly, yeah. तो अब आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि दरअसल जो है मेहमान नवाजी कहा जाता है कि अगर दिल से अफगानियों के खून में है ये, जब भी कोई मेहमान इनको आता है उसकी खातिरदारी करना, उसकी मेहमान नवाजी करना, ये आपके कल्चर का एक हिस्सा है। तो बाकी जगहों पे दुनिया में हम ये नहीं देखते हैं, मेहमान आया और गया, वो उसमें ज्यादा ये चीज नहीं दिखती। ये चीज क्या है? ये परंपरा यहाँ की है, यहाँ के खून में है। यहाँ के खून में बोल सकते हैं कि होता है। ये बहुत इंटरेस्ट है अफगान लोगों का कि मेहमान नवाजी और मेहमान को बहुत कदर करते हैं। खुश भी होते हैं और हाँ, खुश भी होते हैं
और इतना कदर करते हैं कि मतलब सब कुछ, इवन फूड, ये चीज छोड़ दो कि मतलब सब चीज अगर यहाँ पे मेहमान को कुछ भी हो गए तो रिस्पॉन्सिबल तो वही होस्ट होगा। हाँ, थैंक यू। तो जाहिर है कि जहां अफगानिस्तान में जहां पर दावतों की बात है और दस्तरखान की बात है, जिस पर अलग अलग पकवान जो हैं मेहमानों को परोसे जाते हैं, लेकिन उसका एक खास हिस्सा यहाँ के फल है। दरअसल जहां पर हम खड़े हैं, आप यहाँ देख सकते हैं एक बगीचा है और हर किस्म का फ्रूट जो या मेवा है वो यहाँ पर दस्तयाब है। सेब हो, नाशपाती हो, चेरी हो, एप्रिकॉट हो, और जो भी कुछ फल हैं कुदरती तौर पर अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में उगाए जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी। और यही कारण है कि यहाँ के दस्तरखान का एक हिस्सा ये फल भी है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, काबुल, आज तक। अफगानिस्तान की मेहमान नवाजी की दुनिया कायल है, लेकिन अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग के दौरान हमारी आज तक की टीम को जो एक बात महसूस हुई वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान की आम जनता कभी भी तालिबान की मेजबानी नहीं करेगी। तो अफगानिस्तान से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद आइए अब हम आपको बाढ़ के पानी में डूबे महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 40 वर्षों की यह सबसे भीषण बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र इस समय जूझ रहा है, जिसमें पिछले 3 दिन के अंदर 130 से ज्यादा लोग अलग अलग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें लैंडस्लाइड की घटनाओं से हुई हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है महाराष्ट्र में कि लोगों को रेस्क्यू करवाना भी मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है मानो कुदरत और इंसान के बीच कोई मुकाबला चल रहा हो। ठाणे में 12, रायगढ़ में 52, रत्नागिरी में 21, सतारा में 13, कोल्हापुर में 7। 21 से 24 जुलाई के बीच महाराष्ट्र की महाबाढ़ में 130 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रायगढ़ के महाड़ में बाढ़ और बारिश के बीच भूस्खलन में कई लोगों की जान गई। परसों नाइट में जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है रात्रि के 1 बजे, और उसमें जो है लगभग 17 व्यक्ति जो है इसमें फंसे हुए की खबर मिली थी। हमारी टीम जो है कल जहां पे आ गई थी शाम को 4 बजे, और हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था, जिसमें कि एक मृत शरीर जो है हमको मिला था और उसको हमने निकाल लिया था। बाकी एनडीआरएफ जो है वो विपरीत परिस्थिति में जो है जहाँ पे काम कर रही है। महाराष्ट्र के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लाखों लोग पिछले 40 साल की सबसे भीषण बाढ़ से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। एनडीआरएफ की 34 टीमें बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात हैं और 24 घंटे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के मिशन को अंजाम दे रही हैं। सिचुएशन है वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन बारिश का कहर जारी है, और इसके चलते लोगों को रेस्क्यू करने में जो परेशानी आ रही है एनडीआरएफ टीम को, वो समझ में आता है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि लगातार हम लोगों को अभी कुछ दिन तक काम करना होगा। एनडीआरएफ की लगभग 34 टीमें महाराष्ट्र में काम कर रही हैं। महाबाढ़ में घिरे महाराष्ट्र में ऐसी बारिश, ऐसी बाढ़, ऐसी तबाही पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखी गई। एनडीआरएफ, नेवी, आर्मी लोगों को बचाने में जुटी। करीब 1.5 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये तस्वीर देखिए, सांगली की बाढ़ की धार ने लोगों की जिंदगी को तार-तार कर दिया। इसी एक डोर के सहारे लोग जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं। राहत और बचाव में जुटे जवान लोगों की जिंदगी भी बचा रहे हैं और राहत का सामान भी पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं। यहाँ के जो सिविल प्रशासन द्वारा पता चला कि वालवा तहसील के अंतर्गत एक सिरगांव है जो कि वालवा से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है और कृष्णा नदी के उस पार है। इस सिरगांव के चारों तरफ पानी
चारों तरफ भर गया है और वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। 23 तारीख को, 24 तारीख को, लगातार 25 तारीख को हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं और अभी तक हमने लगभग 700 से 800 लोगों को यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया है। जब कुदरत कहर बनकर बरसती है तो इंसान लाचार हो जाता है। महाराष्ट्र के कई जिलों में कुदरत की मर्जी के आगे सब कुछ डूब चुका है। पुणे में 400 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कोल्हापुर के 240 गांवों में बाढ़ का मंजर है। सांगली में 90 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। सतारा के 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का असर है। बाढ़ का पानी पूरे महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा गांवों में घुसा है, जिसकी वजह से लोगों को गांवों से बाहर निकालना पड़ा है। ऐसे लोगों की मदद के लिए उन गांवों के लोग सामने आए हैं जिनके गांव बाढ़ में बच गए हैं। ऐसा ही एक गांव है सांगली जिले का समडोली, जहां बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को न सिर्फ शरण मिली है बल्कि उनके खाने पीने का इंतजाम भी गांव के ही लोग कर रहे हैं। उस लोगों को हम इधर इकट्ठा करके उनको खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ मंडल की तरफ देते हैं। अभी आसपास के गांव और समडोली ये दूसरे तरफ ये किया शिफ्ट किया है। बाढ़ की चपेट में आए महाराष्ट्र का हाल कितना बेहाल हो गया है, इसकी रिपोर्ट आपने देख ली। लेकिन बाढ़ सिर्फ महाराष्ट्र में लोगों की जान नहीं ले रही, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बरसात के बीच भूस्खलन की एक बड़ी घटना हुई। यह घटना किन्नौर जिले में हुई, जहां भूस्खलन के बाद पहाड़ से पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी कि बसपा नदी का पुल टूट गया। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। इस घटना में अभी तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ये सभी लोग दिल्ली और चंडीगढ़ के थे जो हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घटना के समय वहां कई लोग मौजूद थे। उन लोगों ने भूस्खलन के वीडियोस बना लिए, जिनमें लोगों की चीख पुकार साफ साफ सुनी जा सकती है। यार ना लो। पॉर्न ब्रैकेट की जांच में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की। पहली बार इस पूछताछ में अभिनेत्री शिल्पा ने अपने पति का बचाव किया, इस दलील के साथ कि राज कुंद्रा एरोटिक फिल्म्स बनाते हैं, पॉर्न नहीं। गंदी फिल्मों की गंदी कमाई कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचती थी, इस राज का पता लगाने मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम आखिरकार शिल्पा शेट्टी तक जा पहुंची। राज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट के खुलासे से खलबली मचने के बाद पहली बार मुंबई पुलिस ने उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी सवाल जवाब किए। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब शिल्पा शेट्टी के घर पर दस्तक दी तो साथ में राज कुंद्रा भी थे। कोर्ट से कुंद्रा की हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ने के बाद पुलिस उन्हें लेकर सीधे जुहू में उनके बंगले पर पहुंच गई, जहां शिल्पा के साथ उन्हें आमने सामने बिठाकर पुलिस ने सवाल दागने शुरू कर दिए। क्राइम ब्रांच, आपको अपने पति के पोर्नोग्राफी रैकेट चलाने की जानकारी थी? शिल्पा शेट्टी, मेरे पति इरोटिक फिल्में बनाते हैं, पॉर्न नहीं। पॉर्न और इरोटिका में फर्क होता है। क्राइम ब्रांच, क्या आपने पोर्नोग्राफी रैकेट में कोई कमाई की है? शिल्पा शेट्टी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने कोई कमाई नहीं की। क्राइम ब्रांच, हमारे पास सबूत है कि वो पॉर्न फिल्में बनाते हैं। शिल्पा शेट्टी, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर तो और भी ज्यादा अश्लील फिल्में दिखाई जा रही हैं। क्राइम ब्रांच, पॉर्न रैकेट वियान कंपनी के दफ्तर से चल रहा था, आप वियान की डायरेक्टर रह चुकी हैं, क्या आपको इसकी सारी जानकारी थी? शिल्पा शेट्टी, हॉट शॉट कंपनी के काम से मेरा कोई मतलब नहीं था। मुंबई पुलिस को कुंद्रा की पॉर्न वाली कमाई का रूट मैप तो पता करना ही है,
ये भी जानना उसके लिए बेहद जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जो कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद भी उसकी मदद कर रहे हैं। पुलिस को ये शक तब हुआ जब उसने कुंद्रा के दफ्तर से जब्त किए सर्वर की जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा के दफ्तर वियान पर छापा मारा था। छापेमारी में दफ्तर से 7 सर्वर जब्त किए गए थे। इन्हीं सर्वर से ब्रिटेन की कंपनी को पॉर्न फिल्में भेजी जाती थीं। पुलिस जांच में पता चला कि सर्वर से 1 टीबी डेटा डिलीट कर दिया गया है। डेटा डिलीट करने की हरकत कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हुई। मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक टीम डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी है। डेटा डिलीट करने वाले की तलाश के लिए दफ्तर का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। उधर कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद खामोशी ओढ़ लेने वाली शिल्पा शेट्टी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर जेम्स थर्बर की किताब के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। मुंबई से दिव्या सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से ठन गई है। किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में वकीलों की नियुक्ति को लेकर दोनों फिर से आमने सामने। जिस वक्त किसानों का मुद्दा देश की संसद में गूंज रहा है, जिस वक्त जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद चला रहे हैं, जिस वक्त आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर किसान आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, ऐसे दौर में किसानों के नाम पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल भी आमने सामने आ गए हैं। मामला 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के केस में वकीलों की नियुक्ति का है। 19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं उनमें दिल्ली सरकार के चुने वकील ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, पुलिस के नहीं। लेकिन उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार का फैसला पलटते हुए दिल्ली पुलिस के सुझाए 11 वकीलों की नियुक्ति कर दी, जिसके बाद केंद्र सरकार आप के निशाने पर आ गई। ये वकीलों की नियुक्ति करने में केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वकीलों की नियुक्ति किसानों के मामले में, जब कोर्ट में किसानों के मामले में जस्टिस होने की बात हो तो केंद्र सरकार के वकील मैटर को देखेंगे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की नहीं चलने देंगे। इसमें केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वो किसानों के खिलाफ ऐसा क्या करना चाह रही है? दूसरी बात, अगर वकीलों की नियुक्ति तक भी एलजी ही करेंगे, अगर केंद्र सरकार ही करेगी, तो संविधान में फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह जाएगा? उपराज्यपाल के फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी संविधान का हवाला दे रही है और सवाल कर रही है कि आखिर किसानों के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। लोकतंत्र की बात करेंगे और फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के काम में एक ऐसे प्रोविजन का जिसके लिए कहा गया है कि कभी कभार बहुत असाधारण मामलों में इस्तेमाल करेंगे, उसका रोज हर तीसरे दिन इस्तेमाल करा रहे हैं। अगर वकील चुनने का काम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पास पावर क्या है? और ऊपर से किसानों के मामले में मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि किसानों के मामले में आप किसानों के खिलाफ ऐसी कौन सी साजिश रच रहे हो जिसका आपको डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के खड़े हुए वकील हुए तो वो साजिश आपकी काम नहीं हो पाएगी, कामयाब नहीं हो पाएगी? इसका जवाब दें। ये पहला वाकया नहीं है जब केजरीवाल सरकार के किसी फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया हो। पहले भी कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और एलजी का टकराव हो चुका है। इस बार मुद्दा किसानों का है, जिसकी सियासी तपिश देखते हुए ये साफ है कि वकीलों की नियुक्ति की ये लड़ाई अभी और चलेगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।